नमस्कार। साहित्य आज तक का एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में इतिहास पर एक सेशन रखा गया और गलती ये हो गई कि मुझे बुला लिया गया। शायद ये सोचा गया हो, चित्रा त्रिपाठी जी जो उसका संचालन कर रही थी, शायद उनको ये लगा हो कि जैसे बाकी लोग वहां जाते हैं और उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं, थोड़ा दब के, थोड़ा बच के बोलते हैं, वैसे ही अशोक कुमार पांडे भी मंच देखकर बात करेगा। उनको थोड़ा मेरे बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए था, तो उनको पता होता कि मंच देखकर, पैसा देखकर, चमक देखकर बोलने वाले कोई और होते हैं। अशोक कुमार पांडे वही बोलता है जो उसे सही लगता है, पूरे दम के साथ बोलता है, किसी को बुरा लगे तो लगे। तो हुआ यह कि मंच था, मंच पर संगीत रागी नाम के एक दक्षिणपंथी प्रोफेसर थे, मैं था, अरविंद मोहन जी थे और एक साहब और थे, और चर्चा हो रही थी नेहरू, गांधी और सावरकर पे। कई लोगों को यह लग रहा है नेहरू और सावरकर की तुलना या गांधी और सावरकर की तुलना नहीं, असल में जो बताया गया था वो ये था कि इन तीनों की भूमिकाओं की एनालिसिस वहां पर होगी। और चित्रा त्रिपाठी ने पहला ही सवाल मुझसे पूछ लिया सावरकर को लेकर। मैंने बड़े कायदे से जवाब दिया, बताया कि एक सावरकर हैं जो जेल जाने से पहले 1857 पर किताब लिखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन जेल जाने के बाद 6 माफीनामे लिखते हैं और निकलने के बाद पूरी तरह से अंग्रेजों के लिए काम करते हैं। अब यह बात चुप तो गई होगी, तो चुपते ही चित्रा त्रिपाठी ने मुझसे सवाल किया कि नेहरू जी ने भी तो माफी मांगी थी। अच्छा, कहा उन्होंने कि वो रिसर्च करके ले आई हैं, तो मुझे लगा कोई किताब वगैरह खोलेंगी, कोई अच्छी वेबसाइट खोलेंगी, कहीं से रिसर्च दिखाएंगी। मेरे बगल में ही बैठी थी और मुझे बाकायदा उन्होंने मोबाइल दिखाया, तो मैंने ये देखा कि फेसबुक की एक पोस्ट पढ़ रही हैं। मन तो ये आया था कि उस समय उनसे सवाल पूछूं कि चित्रा जी, ये फेसबुक की जो पोस्ट है वो कब से रिसर्च हो गई? फेसबुक पे तो कुछ भी मिल जाएगा, उनके बारे में भी बहुत कुछ मिल जाएगा, मेरे बारे में भी बहुत कुछ मिल जाएगा, नेहरू, गांधी, सावरकर तो छोड़ ही दीजिए, तो क्या फेसबुक की पोस्ट रिसर्च होती है? लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एंकर हैं, मैं सवाल पूछना उनका काम है, उन्होंने सवाल पूछा है और मैंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया सुन लीजिए। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का एक माफीनामा नहीं था। कोई मुझे यहाँ जितने लोग, मैं देखिए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मैं जब रिसर्च निकाल रही थी उस समय मेरे सामने है, साल 1923 में नाभा रियासत में एक सेकंड रुक जाओ, बस अब पढ़ तो लेने दीजिए, पहले पढ़ लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर, मजेदार बात यह है, और रिहा भी हो गए। 30 सेकंड मुझे आप देंगे, आप ही की भाषा में बोल रहा हूँ। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नंबर 1। दूसरा, नाभा में यह पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए। मुझे वो माफीनामा कहीं दिखा दे। नहीं, मैं उधर वालों कह रहा हूं, मैं कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूं, कोई दिखा दे एक बार। मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूं। मतलब तो नेहरू ने कोई माफीनामा, नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। अब ये जवाब हो गया, मैंने मांग लिया। जब मांग लिया तो अगले दिन तमाशा मच गया सोशल मीडिया पे। सारे दक्षिणपंथी जो हैं वो चिल्लाने लगे, कागज नहीं दिखाएंगे, हम नाभा नाभा चिल्लाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। एक से एक विद्वान आ गए। अच्छा, हुआ क्या कि कांग्रेस के लोगों ने और कुछ और प्रगतिशील लोगों ने यह वीडियो शेयर कर दिया। वीडियो हो गया वायरल तो इस कदर हो गया कि आप देखिए, पता नहीं कितने सारे यूट्यूब चैनल्स ने इस पे वीडियो बना दिया। मैंने तो सोचा था कि जो कहना था वो कह के आ गया, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब वीडियो वायरल हो गया। हालांकि मैंने बाकायदा अलग से लिखा था कि चित्रा त्रिपाठी का उस समय का व्यवहार मुझे अच्छा लगा। उन्होंने सवाल पूछे लेकिन मुझे बोलने के पूरे मौके दिए और बहुत डेमोक्रेटिक रही, यहां तक कि गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा। यह सब मैंने उनकी तारीफ में लिखा था। लेकिन एक खास किस्म के प्राणी होते हैं जिनको तारीफ हजम नहीं होती है, जिनको घी हजम नहीं होता है। और एक बात यह भी हो सकती है कि ये जो अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया, इस अच्छे परफॉर्मेंस के चलते डांट पड़ गई हो, क्योंकि उनके जो प्रिय संगीत रागी हैं वो इडियट साबित हो गए थे। कैसे इडियट साबित हो गए थे वो भी देख लीजिए।
7 You को are अहमदाबाद में दिया हुआ उनका पहला भाषण निकालकर पढ़ लीजिएगा, फिर You are आपको पता चल ill-read. जाएगा You are कि ill-read. झूठ कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है। You are uneducated. ठीक है, यू आर इडियट सर बेसिकली। प्लीज एक सेकेंड। तो उनको लगा था कि मुझे डिस्टर्ब करके इल रेट क्या होता है भाई, इलिटरेट बोल दो या इल रेड बोल दो। इल रेट क्या होता है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, कम से कम इतनी इज्जत तो रखो। लेकिन अपने पागलपन में इल रेट अनएजुकेटेड बोलने लगे क्योंकि कोई तर्क नहीं था। तो फिर मुझे भी कहना पड़ा कि सॉरी सर, बट यू आर एन इडियट। अब जाहिर तौर पे ऊपर तक जब यह खबर पहुंची होगी तो हो सकता है उनकी क्लास ली गई हो, और क्लास ली गई हो तो अगले दिन आके बदतमीजी करने के अलावा और कुछ तो था नहीं उनके पास। बदतमीजी करते करते उन्होंने जी न्यूज में छपे हुए एक लेख का टुकड़ा पेश कर दिया, मानो जी न्यूज जो है वो इतिहास की वेबसाइट है और उसने कोई शोध करके कोई रिसर्च करके दिया है। तो सबसे पहले तो नाभा को ही समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दर्द इनका यही है कि नाभा पे इतने दिनों से झूठ ये बोल रहे थे और इन्हीं के मंच पे नाभा का झूठ इनके सामने आ गया। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई कागज दिखाओ, चलो माफीनामा नहीं दिखा सकते हो तो कोई ऑथेंटिक किताब दिखा दो जिस किताब में ये लिखा हो नेहरू जी ने माफी मांगी। कुछ नहीं है इनके पास। एक साहब हैं, वो शायद दूरदर्शन में नौकरी करते हैं, वो 8 पॉइंट लेके आए, शक सुबह बता रहे हैं कि इसको देख के शक सुबह होता है। अरे भाई, अगर शक सुबह से ही इतिहास लिखा जाना हो तो लिखा जाएगा कि आप दूरदर्शन की नौकरी जो करते हैं वो तो दिखावे के लिए करते हैं, बेसिकली आपको जो तनख्वाह मिलती है वो बीजेपी की दलाली के लिए मिलती है। यह भी तो शक से कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो शक पे कहूंगा नहीं। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं जब मेरे पास इसके सबूत नहीं है, क्योंकि मैं तो लेखक हूं और एक लेखक के लिए जरूरी होता है जो कहे उसका सबूत दे। अब मंच पे जितना मेरे पास हो सकता था मैंने सबूत दिया। आज मैं अपने YouTube चैनल पे बैठा हूं आपको बाकायदा किताबों के साथ सबूत देने के लिए। सब सुन लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कि आरएसएस भाजपा का ये जो दक्षिणपंथी ट्रॉल ग्रुप है वो कैसे झूठ बोलता है। और जिस किताब से मैं शुरुआत कर रहा हूं, सबको पता है, पहली बात बता दूं कि नाभा की जो घटना है उसके बारे में सबसे पहले खुद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा था। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस बात से आदमी को शर्म नहीं आती है वो खुद लिखता है। चाहे वो गांधी की तमाम सारी बातें हों, चाहे नेहरू की बातें हों, जो ये लोग कोट करते हैं वो गांधी और नेहरू ने खुद लिखा है। आप खुद सोचिए, मेरे सामने बैठे हैं आप अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो उस आत्मकथा में वही लिखेंगे ना जो आपको लगेगा सही था। जिस पे आपको शर्म आएगी वो आप कभी नहीं लिखेंगे। तो नेहरू ने नाभा के बारे में बहुत साफ साफ लिखा, उसी के बाद दुनिया को पता चला, वरना दुनिया को पता भी नहीं चलता। तो पहला पॉइंट तो यह है, मैं पढ़ के आपको दिखाऊंगा वो सारा कुछ, कि इस घटना को सिर्फ और सिर्फ नेहरू ने सबसे पहले अपनी बायोग्राफी में लिखा। और उसके बाद जितने लोगों ने इस घटना का जिक्र किया है, जितनी जीवनियां नेहरू की लिखी गई हैं, चाहे वो नेहरू के विरोधियों ने लिखी हों, चाहे नेहरू के समर्थकों ने लिखी हों, चाहे निष्पक्ष पत्रकारों ने लिखी हों, उन सारी जीवनियों में उसके बाद जितनी जीवनियां लिखी गई हैं, चाहे नेहरू के समर्थकों ने लिखी हो या नेहरू के विरोधियों ने लिखी हो या न्यूट्रल पत्रकारों ने लिखी हो, हिंदुस्तानी ने लिखी हो, विदेशी ने लिखी हो, सैकड़ों जो जीवनियां नेहरू की लिखी गई हैं उसमें नाभा की जो बात की गई है वो नेहरू के ही हवाले से की गई है, उसी ऑटोबायोग्राफी से लेके की गई है और कहीं से नहीं की गई है। लेकिन मैं नेहरू के जीवनीकारों की भी आज बात नहीं कर रहा हूं। ना मैं एस गोपाल को कोट करने जा रहा हूं, ना मैं ब्रेखर को कोट करने जा रहा हूं, ना किसी भी नेहरू के जीवनीकार को कोट करने जा रहा हूं। मैं कोट करने जा रहा हूं जेएस ग्रेवाल को। क्यों कर रहा हूं यह भी बताऊंगा। जेएस ग्रेवाल की एक किताब है, आप खरीदना चाहेंगे आपको ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाएगी। उस किताब का नाम है मास्टर तारा सिंह इन इंडियन हिस्ट्री। अब मास्टर तारा सिंह कौन थे? अकाली आंदोलन के बड़े नेता थे। तो यह किताब दरअसल मास्टर तारा सिंह की जीवनी है और मैं इसे इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि मास्टर तारा सिंह के कांग्रेस से कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। बाद के दिनों में तो वो कांग्रेस के खिलाफ ही थे, क्योंकि वो सिखों का अलग देश मांग रहे थे और कांग्रेस सिखों का अलग देश देने की जगह चाहती थी कि भारत के अंदर ही, पंजाब स्टेट उनका है, अपने स्टेट में वो रहें, सिखों का अलग देश ना बने, देश का एक और टुकड़ा ना हो। और मैं आपको बताऊं कि मास्टर तारा सिंह के साथ कौन खड़ा था। हिंदू महासभा लगातार खड़ी रही, जो अखंड भारत की बात करती है वो मास्टर तारा सिंह के साथ खड़ी रही। अब चित्रा त्रिपाठी जी को इतना कहां पता होगा, दिन रात उनको एंकरिंग करनी है तो ये सब कहां पता होगा, इतिहास पढ़ने का काम तो उनका है नहीं। हां, तो जो व्हाट्सएप आता है, जो फेसबुक स्टेटस आता है, उसको रिसर्च बना के पेश करना उनका काम है, वो करती रहती हैं, हर बार अपने चैनल पे करती हैं।
विरोधी बोलता है उसके माइक बंद करा दिए जाते हैं, उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इस बार हुआ यह कि जनता सामने थी, सब कुछ लाइव चल रहा था, जनता मेरी बात पे तालियां बजा रही थी, तो कुछ खास कर नहीं पाई, बोलने देने पड़ा उनको। मैं उनका कोई एहसानमंद नहीं हूं, उनका काम था मुझे बोलने देना, उन्होंने मुझे बोलने दिया। और जब बोलने दिया तो हकीकत सामने आ गई, और हकीकत सामने आई तो वो चुप भी हो गई। बाद में जो कुछ करना पड़ा आप समझ सकते हैं क्यों किया होगा। तो मैं कोट कर रहा था मास्टर तारा सिंह इन इंडियन हिस्ट्री, J.S. ग्रेवाल की किताब। इस किताब में उन्होंने नाभा घटना के बारे में तो बताया ही है, यह भी बताया है कि नाभा की घटना क्यों हुई। पहले उनकी किताब से अक्षरशः यानी वर्बेटिम मैं पढ़ देता हूं और उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उनकी किताब में 5वां चैप्टर है फ्रॉम द जैतो मोर्चा टू गुरुद्वारा लेजिस्लेशन। इसमें वो बताते हैं महाराजा रिपुदमन सिंह ऑफ नाभा वाज रिमूव्ड टू देहरादून ऑन 9 जुलाई 1923 आफ्टर हिज फोर्स्ड एब्डिक्शन. He had supported national, regional and Sikh causes, starting with his letter as a prince to the Deputy Commissioner of Amritsar in 1905 to get the idols of Hindu deities removed from precincts of Golden Temple. आगे वो लिखते हैं as a rebel prince, he presented a contrast to Maharaja Bhupinder Singh of Patiala, who was an arch collaborator. यानी ये जो महाराजा रिपुदमन सिंह थे वो नाभा के राजा थे, जनता के बहुत प्रिय थे और जनता के हित में अंग्रेजों से लड़ने में भी नहीं चूकते थे। यह बिल्कुल उल्टा था महाराजा पटियाला के, जो पूरी तरह से अंग्रेजों के कोलैबोरेटर थे। आगे आप इस किताब को पढ़ेंगे, नेहरू ने भी लिखा है, आगे आप इस किताब को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जैतो का मूवमेंट क्यों हुआ। असल में जो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति थी वो सिखों के हाथ में थी, अंग्रेजों ने उसका नियंत्रण ले लिया था। और जब अंग्रेजों ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का नियंत्रण ले लिया तो वहां पर ऐसे लोगों को रखा जिनको सिख समाज कह रहा था कि ये पतित लोग हैं, ये गुरुद्वारों की पवित्रता को भंग कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के दलाल हैं और इनको यहां से हटा के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बाकायदा ये चार्ज दिया जाए। अब नाभा के जो महाराजा थे, महाराजा रिपुदमन सिंह, जो जनता में बेहद लोकप्रिय थे, वो इस मांग के साथ थे। उनको गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का साथ देने के कारण लगभग गिरफ्तार करके, आप समझिए कि आर्मी के कॉन्वॉय के साथ वहां से उनके पद से हटा के भेज दिया गया देहरादून और वहां पर उनके बच्चे को बिठा दिया गया और पूरी तरह से अंग्रेजों ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। कानून नाभा का चलता रहा लेकिन सत्ता प्रशासन पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया और सिख बेहद नाराज थे अपने धर्मस्थलों के अपमान के लिए। जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो थी, उसके हाथ से गुरुद्वारों को ले लेने के लिए सिख बेहद नाराज थे और इसीलिए वहां पर आंदोलन चलना शुरू हुआ था। जैतो नाम की जगह थी जहां पूरे पंजाब से जत्थे जा रहे थे सिखों के, जिनके ऊपर अंग्रेज कहर ढा रहे थे। अब यहां रोक के मैं एक और किताब कोट कर देता हूं जिसको सुनकर आपको लगेगा इस किताब का इस चर्चा में क्या काम। शहीद भगत सिंह की जो भांजी हैं वीरेंद्र संधू जी, उन्होंने एक किताब लिखी है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। आप कहेंगे ये अशोक पांडे कहां से भगत सिंह को बीच में ले आया। दोस्तों, आपको सुन के आश्चर्य होगा और आश्चर्य नहीं गर्व होगा कि जवाहरलाल नेहरू जिस आंदोलन को सपोर्ट करने गए थे उस आंदोलन में सरदार भगत सिंह भी शामिल थे। सुनिए क्या लिखती हैं वीरेंद्र संधू जी। वीरेंद्र संधू जी लिखती हैं, उन दिनों की एक घटना ने सिद्ध कर दिया भगत सिंह में कितनी संगठन शक्ति है और वे किसी मौके पर पिस्तौल का घोड़ा दबाकर धमाका कर देने वाले जोशीले जवान ही नहीं, किसी पार्टी का नेतृत्व कर सकने के योग्य नेता हैं। यह 1924 के मार्च महीने की बात है। अकाली आंदोलन का मोर्चा ननकाना साहब से हटकर जैतों में जम गया था। ननकाना साहब के गोलीकांड और राक्षसी लाठीचार्ज से हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक दिवस मनाया गया। उसमें भुजा पर काली पट्टी बांधकर सब शामिल हुए। आशा के विरुद्ध नाभा के महाराज रिपुदमन सिंह काली पट्टी बांधकर जुलूस और जलसे में शामिल हुए। वे स्वतंत्र विचारों के नरेश हैं, यह सुना तो सबने था, पर वे इतना साहस कर बैठेंगे यह आशा किसी को नहीं थी, क्योंकि यह तो खुलेआम अंग्रेज सरकार का विरोध था।
वायसराय उनसे सख्त नाराज हुआ और वे गद्दी से उतारकर देहरादून में नजरबंद कर दिए गए। इस पर अकालियों के जत्थे जैतों, जो नाभा में है, जैतों जाने लगे और बड़ा खूंखार मोर्चा वहां जम गया। और आगे बताती हैं वीरेंद्र संधू जी कि इस मोर्चे के लिए सिख उनके गांव से भी जा रहे थे, उनके गांव से होते हुए जा रहे थे। अब भगत सिंह के जो चाचा थे वो अंग्रेजों के दलाल थे, तो उन्होंने कहा कि इस गांव से उनको दाल रोटी बिल्कुल नहीं मिलेगी, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगी। भगत सिंह ने कमान अपने हाथ में ली और जो जत्थेदार जा रहे थे उन जत्थेदारों के लिए खाने की, रुकने की सारी व्यवस्था कराई। यानी आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा आंदोलन था जो पूरे पंजाब में फैल गया था और भगत सिंह से युवा भी इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। नंबर 1 तो पहले तो आप यह समझ जाइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने 2 साथियों के साथ किस चीज का समर्थन करने गए थे। और सवाल पूछिए कि ठीक है तुम्हारा आरएसएस नहीं बना था, लेकिन हेडगेवार की उम्र तो नेहरू से ज्यादा थी ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे तो उस समय, मुंजे थे तो, हिंदू महासभा थी तो, इनमें से कोई क्यों नहीं गया सिखों का सपोर्ट करने? बाद में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, क्यों नहीं कोई गया नाभा में उनका सपोर्ट करने? क्यों किसी की हिम्मत नहीं हुई नाभा में जाकर पैर रखने की? ये जो तमाम सवाल करते हैं इनसे पहले पूछना चाहिए कि तुम्हारे नेता कहां थे? चित्रा त्रिपाठी और संगीत रागी दोनों से मैं पूछ रहा हूं कि जाओ ढूंढ के लाओ कि उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे, उस समय बाकी तुम्हारे नेता क्या कर रहे थे, हेडगेवार क्या कर रहे थे, गोलवरकर क्या कर रहे थे, मुंजे क्या कर रहा था? पूरी की पूरी हिंदू महासभा क्यों नहीं जाती थी नाभा? अगर सिखों को वो हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं तो जहां सिख शहीद हो रहे थे, उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था, उनके महाराजा को गिरफ्तार कर लिया गया था, वहां हिंदू महासभा के लोग क्यों नहीं गए? हालांकि यह सवाल उन लोगों से है। आप तो जानते हैं क्यों नहीं गए, क्योंकि अंग्रेजों की मुखालिफत करने की तो इनकी हिम्मत कभी थी नहीं। रियासतों की दलाली करते थे, रियासतें अंग्रेजों की दलाली करती थीं, इससे ज्यादा इनसे कुछ होता नहीं था। बातें लाख करवा लो, नारे लाख लगवा लो, आज भी लाख नारे लगवाते हैं, आज भी मंच पे किसी को अनपढ़ कह सकते हैं, इससे ज्यादा की हिम्मत तो है नहीं कि तर्क ला के पेश करें। खैर, तर्क मैं लेकर आता हूं। तो यह आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद नेहरू ने डिसाइड किया कि वहां चल के देखते हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है, कांग्रेस को क्या भूमिका निभानी चाहिए। और वहां जो कुछ हुआ उसके बारे में ही जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में बताया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं जवाहरलाल नेहरू की किताब के पन्ने तो आपको दिखा रहा हूं, लगातार आपको जवाहरलाल नेहरू के पन्ने दिखा रहा हूं मैं, लेकिन मैं बात करूंगा जेएस गरेवाल की किताब मास्टर तारा सिंह इन इंडियन हिस्ट्री से। बड़ा आसान था मेरे लिए कि नेहरू की कोई जीवनी लेके आता, उस जीवनी से आप सबको कहानी सुना देता, लेकिन मैं उसकी जीवनी से आपको कहानी सुना रहा हूं जो व्यक्ति नेहरू का और कांग्रेस का विरोधी था। सुनिए उसने क्या लिखा है और पढ़ लीजिए स्क्रीन पर। इस किताब में भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ही कोट किया और बताई पूरी कहानी कि जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंचते हैं तो अचानक उनके और उनके 3 साथियों को वहां से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। जब बाहर जाने के लिए कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू मना कर देते हैं। जवाहरलाल नेहरू मना करते हैं तो उन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके बहुत ही खराब कंडीशन में जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डाला तो जाता है, लेकिन कोई मुकदमा शुरू नहीं होता है। नेहरू बताते हैं कि कुछ दिनों बाद जेल के अंदर ही मुकदमा चलने लगा, क्योंकि बाहर उनको डर था कि अगर नेहरू को कोर्ट में लेके जाएंगे तो जनता वहां इकट्ठा हो जाएगी। खैर, मोतीलाल नेहरू आते हैं। मोतीलाल नेहरू वायसराय को पत्र लिखते हैं कि यह तो बदतमीजी है, किसी स्टेट में घुसने के लिए आप कैसे किसी को गिरफ्तार करके ऐसे रख सकते हैं जब कोई ऑर्डर नहीं है ऐसा। तो वायसराय इतना करते हैं कि मिलने के वायसराय उनसे कहते हैं कि और तो कुछ मैं नहीं कर सकता, मिलने की व्यवस्था तुम्हारी करा सकता हूं, देख लो लीगल हेल्प क्या हो सकती है। अब वो मोतीलाल नेहरू थे मोतीलाल नेहरू। कोई संगी लिख रहा था कि वायसराय ने स्पेशल ट्रेन भेजी थी, तो तुम्हारी औकात क्यों नहीं थी, तुम तो इतनी दलाली कर रहे थे, तुम्हें क्यों नहीं स्पेशल ट्रेन भेज दी। थे मोतीलाल नेहरू जिनको उनके ही कोर्ट का जो जज था, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, वो कहते थे कि ऐसा वकील हिंदुस्तान में कोई नहीं है। थी ये उनकी शान। अब शान से जलो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम थोड़े है। खैर, गए मोतीलाल नेहरू मिलने के लिए। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये बकवास है, क्यों यहां फंसे हुए हो फालतू में, मैं एक पिटीशन लिखता हूं और तुमको रिहा करा लेता हूं। नेहरू जी ने कहा प्लीज आप यहां से जाइए, मैं भी वकील हूं, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ लूंगा, मुझे कोई पिटीशन कोई माफी लिखने की जरूरत नहीं है, आप जाइए। और मोतीलाल नेहरू नाराज होकर वहां से लौट आते हैं। यहां तक की कहानी जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा है। उसके बाद केस चलता है। केस में सजा सिर्फ 6 महीने की हो सकती थी, सिर्फ 6 महीने की, लेकिन उसमें देशद्रोह का एक
और मुकदमा डाल दिया जाता है, तोड़फोड़ फैलाने का मुकदमा डाल दिया जाता है और कुल मिला के 2.5 साल की सजा होती है। ठीक है, सजा हो गई, नेहरू बैठे थे, ठीक है, झेलेंगे सजा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सजा के साथ ही इन लोगों को रिहा कर दिया गया। और नेहरू बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने कोर्ट का जो जजमेंट है और रिहाई का जो ऑर्डर है वो दोनों मांगा कि हमें क्यों रिहा किया जा रहा है। वो ऑर्डर उनको दिखाया ही नहीं गया। बाद में जब उनके एक और साथी गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तब नेहरू ने उनसे पूछा कि आखिर किस बेस पे गिरफ्तार किया गया है। तब कहा गया कि आपको उस समय जो ऑर्डर दिया गया था उसमें यह था कि अब आप नाभा में प्रवेश नहीं करेंगे। नेहरू को वो ऑर्डर दिखाया भी नहीं गया था। नेहरू जानते भी नहीं थे। दिखाया गया होता, बॉन्ड भरवाया गया होता, साइन करवाया गया होता, तब तो कोई बात होती। नेहरू को वो ऑर्डर दिखाया भी नहीं गया था। अब इस पर वो दूरदर्शन वाले इतिहासकार और दुनिया भर के दक्षिणपंथी कह रहे हैं शको सुबह का मामला है, क्यों छोड़ दिया गया था। आखिर उसी दिन सजा देके उसी दिन क्यों छोड़ दिया गया। इसको शक सुबह का मामला बनाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है अंदर अंदर माफी हो गई हो। जेएस गरेवाल जो मास्टर तारा सिंह की जीवनी के लेखक हैं, मास्टर तारा सिंह मैंने बताया कांग्रेस और नेहरू के विरोधी रहे। जेएस गरेवाल बड़े साफ शब्दों में बताते हैं कि नेहरू को क्यों छोड़ा गया था। उसको भी पढ़ देता हूं, आप भी पढ़ लीजिए और सुन भी लीजिए। वेदर आर नॉट जवाहरलाल नेहरू न्यू इट, जवाहरलाल नेहरू ये जानते हो या ना जानते हो, द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस on him and his colleagues has been conveyed to them due to a telegraphic instruction received from the Viceroy. नेहरू को पता हो या ना पता हो, लेकिन जो उन लोगों की सजा को सस्पेंड किया गया था और उनको रिहा किया गया था, वो वायसराय के सीधे आदेश के एक टेलीग्राफ की वजह से किया गया था। अब आप पूछेंगे आखिर वायसराय ने टेलीग्राफ क्यों किया, तो मैं आगे पढ़ के आपको सुना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वायसराय ने टेलीग्राफ क्यों किया था। पढ़िए, स्क्रीन पर पढ़िए। Who did not want Congress to take up नाभा issue। नाभा के मामले में जिसमें वो पहले ही फंसे हुए थे, वो जानते थे कि अगर जवाहरलाल नेहरू को, और जवाहरलाल नेहरू ने भी ये लिखा है कि प्रेस में खबरें छपनी शुरू हो गई थी। उस समय तक जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बड़े नेता थे और मोतीलाल नेहरू तो थे ही कांग्रेस के बड़े नेता। तो उस समय तक खबरें छपनी शुरू हो गई थी और वायसराय को यह डर था कि अगर नेहरू को गिरफ्तार करके वहां 2-2.5 साल रखने की कोशिश की गई तो कांग्रेस न सिर्फ इस मुद्दे को लेगी बल्कि पूरे देश में इसका विरोध होगा, जनता सड़कों पर आ जाएगी। इसलिए उन्होंने इसमें अपनी भलाई समझी कि जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दिया जाए। तो चित्रा जी को जवाब मिल गया होगा, हो सकता है कोई भेज दे उनको वीडियो, वो सुन ले। चित्रा जी को जवाब मिल गया होगा। किताब का नाम मैंने बता दिया है, अगर फुर्सत मिल जाए टीवी शो से तो आपको ऑनलाइन किताब मिल जाएगी, मंगवा के पढ़ लीजिएगा। मोतीलाल नेहरू ने किया होगा कोई वादा, मोतीलाल नेहरू ने कहा होगा कुछ भी, मैं नहीं जानता। कोई भी बाप अपने बेटे के लिए करता है। अंग्रेजों की जेल नहीं थी वो रिपुदमन सिंह को हटाने के बाद अंग्रेजों का वहां कमांड जरूर था, लेकिन रियासत थी और वहां रियासत के कानून चलते थे, जो कोई कानून ही नहीं थे, राजा जो चाहे वो करे। तो कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा वहां पे फालतू में पड़ा रहे बिना किसी अपराध के। तो हो सकता है मोतीलाल नेहरू ने जो कहा हो किया हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के मामले में बिल्कुल क्लियर है कि ना तो उन्होंने कोई माफी मांगी, ना तो उन्होंने कोई बॉन्ड भरा और ना ही कुछ। और फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अगर उनके पास ऐसा कोई बॉन्ड है, और मैं ये भी बता दूं कि अंग्रेजों के जमाने के सारे पेपर उपलब्ध हैं, चाहे वो नेहरू की गिरफ्तारी के हों, चाहे गांधी की गिरफ्तारी के हों, चाहे किसी चीज के हों, सारे पेपर उपलब्ध हैं और सरकार इनकी है। इनके पास तो पैसा भी है, कभी भी इंग्लैंड जा सकते हैं। इंग्लैंड में जो बाकायदा मेंटेन किया गया है वहां से जाके निकाल के ला सकते हैं। मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा हूं जाने की, लेकिन अभी हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। शायद जाऊं और वहां से बहुत कुछ लेके आऊं, लेकिन ये तो कभी भी जा सकते हैं। तो मेरा दावा है कि हिंदुस्तान या इंग्लैंड के अभिलेखागार में जाएं और वो बॉन्ड निकाल के दे दें मुझे जिसको नेहरू ने भरा था। वो माफीनामा दिखा दें जो नेहरू ने लिखा था, एक कागज दिखा दें, ये एक डॉक्यूमेंट दिखा दें। और अगर नहीं दिखा सकते हैं तो मैंने वहां पे इडियट कहा था, यहां पे मैं कहूंगा शट अप, चुप रहें, खामोश रहें, उनकी इज्जत बची रहेगी। वरना हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम जी न्यूज और आज तक के समाचार नहीं पढ़ते हैं। हम अभिलेखागारों में रात रात दिन भटकते हैं, लाइब्रेरीज और अभिलेखागारों में कागज निकाल के ले आते हैं। और जब कागज हमारे पास होता है, जब किताबों के पन्ने हमारे पास होते हैं, तब इतने कॉन्फिडेंस से आंख में आंख डालकर बोलते हैं। और आगे एक और बात बता दूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। नेहरू जी ने नाभा के पक्ष में बोलना
अकालियों के पक्ष में बोलना वहां से निकलने के बाद भी नहीं छोड़ा। स्क्रीन पे तमाम पन्ने चल रहे हैं, पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है। हमारे एडिटर साहब इसको 30 सेकंड से 45 सेकंड से 1 मिनट चला सकते हैं आपके लिए। आराम से स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ लीजिए और उनके मुंह पे मारिए आप जो ये कहते हैं कि माफी मांग के निकल आए थे। जो माफी मांग के निकल आता है ना, सावरकर माफी मांग के निकल आए थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। नेहरू ठसके के साथ निकल के आए थे, इसलिए वहां से निकलने के बाद भी लगातार नाभा पर बोलते रहे। हां, उन्होंने अफसोस किस बात पे जाहिर किया है, जो उनके मित्र थे गिडवानी वो दोबारा गए, गिरफ्तार हो गए। नेहरू ने उसका पूरा विरोध किया और नेहरू ने कहा कि मैं फिर वहां जाऊंगा, लेकिन उनके साथियों ने, उनके पार्टी के लोगों ने उनको मना किया, वो नहीं गए और 1 साल के आसपास गिडवानी को कैद झेलनी पड़ी। इस बात को लेकर उनका अफसोस है कि गिडवानी को 1 साल की बेकार की सजा झेलनी पड़ी। नेहरू का राजाओं और राजशाही के साथ क्या विरोध था इसका, और क्या रवैया था उनका, क्या तेवर था उनका, तेवर पे याद दिला दूं। जब मैंने बोलना शुरू किया तो रागी साहब बड़े स्टाइल से बोले, इनसे कहिए अपने तेवर संभालें। वहां भी कहा था, यहां भी कहा था, ये तेवर नहीं संभलने वाला। तेवर तो वही रहेगा, क्योंकि हम सावरकर के आदमी नहीं हैं, हम गांधी और नेहरू के विचारधारा के आदमी हैं, जिन्होंने अपना तेवर कभी कम नहीं किया, चाहे जेल गए, चाहे वायसराय के सामने रहे, चाहे किसी के सामने रहे। तो उस तेवर का एक किस्सा सुना देता हूं। शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया, नेहरू नाराज हुए और नेहरू निकले कि मैं लड़ूंगा शेख अब्दुल्ला का केस। धूमेल नाम की एक जगह थी, वहां हरि सिंह ने उनको गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार करवा के कहां रखा उनको, एक छोटे से रेस्ट हाउस में रखा। नेहरू जी एक बड़ा मजेदार किस्सा बताते हैं कि गिरफ्तार करने के लिए जिसको भेजा गया था वो नेहरू के रिश्ते में समधी लगते थे, कश्मीरी पंडित थे, नेहरू जी के समधी लगते थे, और उनके साथ जानबूझ के कुछ गुंडों को भेज दिया गया था जो नेहरू के खिलाफ नारा लगाना शुरू करते हैं। और जब नेहरू के खिलाफ नारा लगाना शुरू करते हैं तो पंजाब का, चूंकि वो बॉर्डर था, पंजाब के बहुत सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और वो नेहरू के पक्ष में नारा लगाते हैं। और नेहरू जी थोड़े मजे लेते हुए लिखते हैं कि उस दिन मेरे समझ में आ गया कि नारा लगाने में पंजाबियों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वहां पे जो घटना हुई थी वो सुनिए। उनके जो समधी साहब थे, रिश्ते में समधी लगते थे, उन्होंने उनको राजा का लिखा हुआ एक आदेश पत्र दिया जिस पर लिखा हुआ था कि आप कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नेहरू जी ने वो लेटर अपने हाथ में लिया, 2 टुकड़ों में फाड़ा, फेंक दिया और कहा कि नेहरू ऐसे राजाओं महाराजाओं के आदेश नहीं मानता है। ये थे नेहरू। वहां से भी रिहा करना पड़ा अगले दिन। क्यों रिहा करना पड़ा? क्योंकि अगले दिन जब यह खबर पूरे देश में पहुंची, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिख दिया कि कश्मीर का बौना फ्यूहरर पागल हो गया है, हिटलर से तुलना करते हुए, जब देश भर के अखबारों में चर्चा चली, तो वायसराय ने फोन करके हरि सिंह से कहा कि ये पागलपन मत करो, वो जवाहरलाल नेहरू है, जिस तरह से तुम गिरफ्तारी कर रहे हो मुश्किल में पड़ जाओगे। छोड़ना पड़ा। नेहरू उस समय, सारे लोगों ने कहा कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक चल रही है, आप आ जाइए। आ गए वो। और उसके बाद हरि सिंह ने अपने मंत्री को माफी मांगने के लिए भेजा। नेहरू ने उनसे मिलने के लिए इंकार कर दिया। जाके मिले वो पटेल से, तो पटेल ने कहा जाओ, लेकिन होश संभाल के रखो, नेहरू और इस तरह के नेताओं को गिरफ्तार करने की हैसियत तुम्हारी नहीं है। ये हैसियत थी नेहरू की, ये तेवर था, ये व्हाट्सएपीय इतिहास से बदल नहीं जाएगा। ये नेहरू के विरोध में काम करने वाले लोगों की जीवनी लिखने वाले भी लिखते हैं, नेहरू के समर्थक भी लिखते हैं, विरोधी भी लिखते हैं, और सबसे शानदार तो वो लिखते हैं जो विदेशी पत्रकार हैं, जो सिर्फ यहां पर उनकी जीवनी लिखने आए थे, जिनका यहां की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये सब जानने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। जो साहित्य के मंच पे बैठ के मोबाइल हाथ में लेके और व्हाट्सएप का स्टेटस खोल के मुझसे कहता है कि मैंने रिसर्च किया है, वो क्या पढ़ता होगा वो तो आप भी समझ सकते हैं। जो कहता है कि शक सुबह से ऐसा लगता है कि उन्होंने माफी मांगी होगी, वो क्या इतिहास लिखता होगा आप भी समझ सकते हैं। अगर शक सुबह से इतिहास लिखना हो फिर तो किसी के बारे में कुछ भी लिख दो। हमें तो 4 लाइन लिखनी होती है, तो 4 लाइन लिखने के लिए हम 4 दिन भटकते हैं किसी किताब के पीछे, किसी डॉक्यूमेंट के पीछे, और कई सारी चीजें हमें लगता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन नहीं लिखते हैं, कलम रोक लेते हैं, क्योंकि उसका सबूत हमें नहीं मिला होता है। जब तक सबूत नहीं मिलता, जब तक तथ्य नहीं मिलते, तब तक इतिहास नहीं लिखा जाता है।
ये शख्स सुबह पे इतिहास वही लिख सकते हैं जो दिहाड़ी पर पल रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए दिन रात अपनी कलम उनके पैरों में रखे रहते हैं। इतिहास लिखने वाला बिना तथ्य के शख्स सुबह पे कुछ नहीं लिखता। और बाकी ट्रॉल्स को तो कहना ही क्या है, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए के लिए अपना जमीन बेच रहे लोगों की मैं चिंता नहीं करता। आपसे जरूर कहना है कि जब सवाल इस तरह के उठाए जाएं, मेरे चैनल पे आप जाइए, जवाहरलाल नेहरू प्लेलिस्ट है। जब ये चैनल बहुत लोग नहीं देखते थे तब से मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूं, नाभा पर भी बनाया था। उसमें इस तरह के तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। उन सवालों के जवाब लीजिए, देखिए, वहां से स्क्रीनशॉट लीजिए किताबों का और इनके मुंह पे मारिए, क्योंकि अब झूठ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और ये जो हिम्मत है झूठ बर्दाश्त ना करने की, उनके मंच पे जाकर ही सब कुछ सुना के आने की, वो आती है आप लोगों के समर्थन से। आप लोग जो ताकत देते हैं, उस ताकत के बल पे अशोक कुमार पांडे बोलता है, बोलता था और बोलता रहेगा, किसी से झुकेगा नहीं। जो वहां कहा था वही यहां भी दोहरा रहा हूं, ये तेवर तो यही रहेंगे। साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, चैनल से जुड़ जाइए। जैसे हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे हमारा समर्थन कर सकते हैं, समर्थन कीजिए। सारी कहानी कही जाएगी, खुल के कही जाएगी, दम के साथ कही जाएगी, डरना मना है। चूंकि नाभा पर ही चर्चा हो रही थी तो आज की वीडियो पे मैंने खुद को सिर्फ नाभा पे कंसंट्रेट रखा, लेकिन वहां पर संगीत रागी ने कई सारे मूर्खतापूर्ण प्रश्न उठाए थे, कई सारे मिसकोट किए थे गांधी को, नोआखली को लेके और बाकी सारी चीजों को लेके। कल मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें उन सब सवालों का ऐसे ही पेज नंबर सहित, तथ्य सहित, किताब सहित जवाब दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।